हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन। सो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन आप जानते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। इससे काफ़ी सारी और भी डिजीज़ आपकी बॉडी में हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी हायर कैटेगरीज होती हैं, नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं, और किस तरीके से हाइपरटेंशन आपका बढ़ सकता है। आपके बीपी, जो आपका ब्लड प्रेशर है, अगर वो आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, ठीक है। और काफ़ी सारे रीजंस हैं हाइपरटेंशन को बढ़ने के लिए। सो हाइपरटेंशन की ना काफ़ी स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। तो हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, इसकी क्लासिफिकेशन भी किस तरीके से की हुई है। सो हाइपरटेंशन इज अ क्रॉनिक कंडीशन ऑफ concern due to its role in the causation of coronary heart disease, stroke and other vascular complications। तो हाइपरटेंशन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो इससे क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, और अदर वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी हार्ट को इफेक्ट करता है। अगर आपका हार्ट इफेक्ट हो रहा है तो इससे आपको स्ट्रोक भी आ सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हो कि आजकल हाइपरटेंशन से भी काफ़ी डेथ होती हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने की काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती है, स्ट्रोक आ जाता है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है। कैटेगरी आप देख सकते हो, नॉर्मल, हाई नॉर्मल और हाइपरटेंशन। एक नॉर्मल लेवल होता है बीपी का, एक हाई नॉर्मल होता है। जो पेशेंट है जिसका हाई नॉर्मल है वो एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, वो टैबलेट्स के अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल कर सकता है। पर जो हाइपरटेंशन होता है उसमें भी स्टेजेस होती हैं, जिसको कुछ कंडीशंस में पेशेंट क्या है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। सो सिस्टेमिक जो हमारा बीपी है वो mm/Hg है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल, लेस देन 130, एंड डोमेस्टिक जो डायस्टोलिक, एक बेसिकली हमारा सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है बीपी। सिस्टोलिक बीपी हमारा लेस देन 130 है और डायस्टोलिक हमारा लेस देन 85 है। अगर हाई नॉर्मल की बात करें तो 130 से 139 तक चल सकता है, 85 से 90 तक चल सकता है। हाइपरटेंशन में की बात करें तो उसमें 3 स्टेज में डिवाइडेड है, 140 to 159, एंड जो डायस्टोलिक है 90 to 99। अगर हम बात करते हैं स्टेज 3 की, जो काफ़ी सीवियर होता है, इस केस में काफ़ी कंट्रोल करने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो मोर देन 180 होता है, और लेस जो मोर देन 100। अगर सिस्टोलिक आपका 180 से अबव आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, एंड 100 से अबव डायस्टोलिक तो वो आपके लिए हार्मफुल है। क्लासिफिकेशन, हाइपरटेंशन इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, एसेंशियल एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। प्राइमरी एसेंशियल की बात करें तो व्हेन द कॉजेज आर जनरली नॉन, इट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्मेट हाइपरटेंशन, 90% ऑफ केसेस आर ऑफ प्राइमरी टाइप। तो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसा हाइपरटेंशन होते हैं जिसको हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरीज में डिवाइडेड किया हुआ है। तो प्राइमरी जो हमारा एसेंशियल है, बेसिकली अननोन कॉजेज होते हैं ये, और मोस्ट प्रिवेलेंट है जो हाइपरटेंशन है, ठीक है। और जो मोस्टली 90% केसेस होते हैं वो प्राइमरी एसेंशियल केसेस होते हैं। सेकेंडरी एसेंशियल के सेकेंडरी केसेस की बात करें तो व्हेन समवन अदर डिजीजेस प्रोसेस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन इन्वॉल्व इन इट्स कॉजेशन। बेसिकली क्या होता है, सेकेंडरी में क्या लेते हैं हम कि अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, उसको पहले से ही उसकी डिजीजेज हैं, अदर डिजीजेज हैं, तो उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉज होता है। डिजीजेज इज किडनी, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्रोटिक ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो कि उसमें जो डिजीज इंक्लूड हैं वो है बेसिकली किडनी डिजीज है, जिसमें कि क्रॉनिक ग्लोमेरुलर जो नेफ्रोटिक होते हैं, ट्यूमर हो सकता है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, ठीक है। सो कंजेनाइटल नैरोइंग और ऑर्टा और टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी। तो इस केस में क्या होता है कि ऑर्टा जो है यहाँ पे नैरो हो सकता है और प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो सकती है,
इन सेकेंडरी कंडीशन में, तो हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा कॉज कर सकता है फ्रेंड्स। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन की बात करें तो इसमें है नॉन मॉडिफिकेबल का मतलब क्या होता है कि जिसको मॉडिफाई नहीं किया जाता। सो एज है इसके अंदर। सो ब्लड प्रेशर रिस्क विद एज इन बोथ सेक्स एंड द रिस्क इज ग्रेटर इन दोज विद हायर इनिशियल ब्लड प्रेशर। तो अगर एज की बात करें तो एज में क्या होता है, इसमें ब्लड प्रेशर राइजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल और फीमेल दोनों कंडीशंस में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल का ही बीपी हाई हो सकता है, फीमेल का भी बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है। सेक्स की बात करें तो ईयरली इन लाइफ देयर इज अ लिटिल एविडेंस ऑफ अ डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर बिटवीन दी सेक्सेस एट स्कैन्स मैन डिस्प्ले अ हायर एवरेज लेवल। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम बात करें तो मैन के अंदर हायर लेवल डिस्प्ले देखा गया है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक फैक्टर चिल्ड्रन ऑफ नॉर्मोटेंसिव। तो बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर में भी ब्लड प्रेशर क्या होता है ये डिटरमाइन किया जा सकता है। प्रेजेंट parents have risk 3% possibility of developing the hypertension, where is this possibility is 45% in children and 2 hypertensive patient। अगर समझ लीजिए सपोज कीजिए कि मदर और फादर दोनों हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो क्या होता है कि चिल्ड्रन भी हाइपरटेंशन का एक पेशेंट हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मदर फादर से बेबी में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है फ्रेंड्स, ये भी क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है ड्यू टू मदर एंड पेरेंट्स जेनेटिक्स, ठीक है। सो एथेनिसिटी की बात करें तो एथेनिसिटी में क्या है, जो हाई बीपी लेवल्स होते हैं बेसिकली ब्लैक कम्युनिटी में आते हैं, देयर इज आइदर एथेटिक ग्रुप होता है ये। सो एवरेज डिफरेंस इन बीपी बिटवीन द टू ग्रुप्स वेरी स्लाइटली लेस देन 5 mmHg ड्यूरिंग इन सेकेंड डेड ऑफ लाइफ इज नियरली 20 mmHg ड्यूरिंग द सिक। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बात करें, ठीक है, जो कम्युनिटी की बात करते हैं, एथेटिक ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक जो हायर बीपी लेवल होते हैं ये क्या होते हैं, इन ब्लैक कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। सो इनके अंदर जो है कि अगर 2 ग्रुप्स की बात करें, एवरेज डिफरेंस की बात करें तो 5 mmHg क्या है कि कुछ सेकेंड इनको क्या होता है कि अगर आपका बीपी हाई हो रहा है, ठीक है, बीपी हाई का मतलब है कि आपका एक नॉर्मल रेंज तक आपकी बीपी हाई होती है। अगर उससे ज़्यादा होती है तो आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती, वो एब नॉर्मल हो जाती है और डेथ के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर, पहले हमने पढ़ा कि नॉन मॉडिफिकेबल का मतलब है कि उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, जेंडर को नहीं कर सकते, और हम रिस्क जो हमारे जेनेटिक फैक्टर है उसको नहीं कर सकते। देन हम मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर पढ़ सकते हैं। मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर से हम हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ओबेसिटी फ्रेंड सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि आजकल ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर चीज़ मुमकिन है, ठीक है। बच्चों को हाइपरटेंशन हो सकता है। सो ओबेसिटी, एपिडेमियोलॉजिकली ऑब्जर्वेशन हैव आइडेंटिफाइड ओबेसिटी एज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। द ग्रेटर द वेट गेन द ग्रेटर द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। जितना आप वेट गेन करेंगे उतना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है हाइपरटेंशन का। सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक क्या है, हाई सॉल्ट इनटेक, यानी आप ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तो ये क्या करता है आपके ब्लड प्रेशर को, वो क्या करता है उसको इंक्रीज कर देता है। सैचुरेटेड फैट रेजेस ब्लड प्रेशर एज वेल एज सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, जो बेसिकली हम ले रहे हैं सैचुरेटेड फैट्स, उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जाएगा। डाइटरी फाइबर्स, द रिस्क ऑफ CSD, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन इन इनवर्सली रिलेटेड टू द कंजप्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स। सो मोस्ट फाइबर्स रिड्यूस प्लाज्मा टोटल एंड LDL कोलेस्ट्रॉल। तो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं, और ये क्या करते हैं, जो फाइबर्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं प्लाज्मा को और LDL कोलेस्ट्रॉल को। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अल्कोहल,
हाई अल्कोहल इनटेक इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई बीपी। बेसिकली क्या होता है कि जब आप अल्कोहल का इनटेक एक नॉर्मल रेंज से हायर रेंज में कर देते हैं, मतलब कि उसका कुछ ज़्यादा ही इनटेक करते हैं आप, नॉर्मल से आप नॉर्मल इनटेक करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है आपका बीपी का हाई रिस्क होना बहुत ही छोटी सी बात होती है। सो सिस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस मोर देन द डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा रिलीज होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है आपका एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना है आपका, जो मोर देन आपका 180 हो जाता है, तो उस टाइम पे आपकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी सीवियर हो जाती है कि डेथ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। हार्ट रेट, द हार्ट रेट ऑफ द हाइपरसेंसिटिव ग्रुप हायर। तो बेसिकली हार्ट रेट भी क्या होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में बढ़ जाता है। फिजिकल एक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग बॉडी वेट में हैव ऑन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन बीपी। तो क्या करता है, अगर आप अपनी बॉडी वेट को रिड्यूस करते हो तो ये इनडायरेक्टली आपके बीपी को इफेक्ट करता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, सो टेंशन और स्ट्रेस कॉजेज हाइपरटेंशन। अगर आप टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं तो ये हाइपरटेंशन कॉज करता है। सो साइको इकोनॉमिक स्टेटस, हाइपरटेंशन इज मोर इन हायर इकोनॉमिक ग्रुप। तो जो साइको इकोनॉमिक स्टेटस होता है फ्रेंड्स, जो हाइपरटेंशन होता है वो हायर इकोनॉमिक ग्रुप होता है, ठीक है। सो अदर फैक्टर्स की बात करें, अदर फैक्टर में हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, नॉइजेज आते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है। तो ये फैक्टर्स भी क्या है, इसको हम बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन से प्रिवेंटिव हो सकते हैं। तो हम कुछ प्रिवेंटिव ऑफ हाइपरटेंशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा प्राइमरी प्रिवेंटिव और सेकेंडरी प्रिवेंटिव आता है, जो कि हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो मैं बात करना चाहती हूँ प्राइमरी प्रिवेंटिव की। तो प्राइमरी प्रिवेंटिव हैज बीन डिफाइंड एज ऑल मेजर्स ऑफ टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ऑनसेट। तो प्राइमरी प्रिवेंटिव क्या है हमारा, ये डिफाइंड होता है जो ऑल मेजर्स रिड्यूस इंसिडेंट्स होते हैं, डिजीजेस होती हैं, पॉपुलेशंस बाय रिड्यूसिंग रिस्क कॉन्सेप्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो रिड्यूस ऑफ सॉल्ट इनटेक देन एवरेज और नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे। तो अगर आप सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसी अमाउंट में करें जितना आपकी बॉडी को नीड है, ठीक है। 5 ग्राम पर डे आप न्यूट्रिएंट और सॉल्ट ले सकते हैं। एंड मॉडरेट फैट इनटेक, आप फैट को भी मॉडरेट अमाउंट में लें। सो अवॉइडिंग ऑफ द हाई अल्कोहल इनटेक, आपको क्या करना है कि हाई अल्कोहल इनटेक नहीं करना है। सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक अप्रोप्रिएट टू बॉडी। सो अगर आपको आपकी बॉडी को अप्रोप्रिएट एनर्जी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एनर्जी इनटेक करनी है। वेट रिडक्शन, सो वेट रिडक्शन क्या है, सो रिड्यूस वेट टू मेंटेन बीपी। आपको क्या करना है, अपने वेट को रिड्यूस करना है बीपी को मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज प्रमोशन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू अ फॉल इन बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, लिपिड एंड बीपी। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका क्या होगा कि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ठीक है। जो लिपिड्स हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, तो ये क्या है, आपकी बॉडी जब एक्सरसाइज करती है, ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे क्या होगा कि आपका लिपिड जो है वो कम होगा, वेट कम होगा, जो ब्लड बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी नॉर्मल रहेगा। बिहेवियर चेंजेस, सो बिहेवियर चेंज क्या होता है, रिड्यूस ऑफ स्ट्रेस एंड स्मोकिंग, स्मोक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, एंड रिडक्शन करना चाहिए आपको स्ट्रेस में। मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लाइफ साइकिल, सो योगा एंड मेडिकेशंस भी आपको लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो आप हाइपरटेंशन को कम नहीं कर सकते। हेल्थ एजुकेशन, सो जनरल पब्लिक रिक्वायर प्रिवेंटिव एडवाइस ऑन ऑल रिस्क फैक्टर्स एंड रिलेटेड हेल्थ बिहेवियर। सो हेल्थ एजुकेशन के अंदर फ्रेंड्स आपको हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज बहुत होनी चाहिए। सो मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होगी, उसमें मैंने हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया है कि किस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे चल के उस हाइपरटेंशन से प्रिवेंटिव हो सकते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज से प्रिवेंटिव हो सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी डिजीज हैं जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो उन चीज़ों से आप प्रोटेक्ट हो सकते हो। सो जनरल पब्लिक रिक्वायर क्या होता है कि एक हेल्थ प्रिवेंटिव जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ बिहेवियर, तो वो आपको पता होना चाहिए। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। सो पेशेंट शुड बी टफ टू केयर देयर अवन बीपी एंड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इट। तो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत टफ होता है रिस्क जो है आपका बीपी का, उसको कीप रिकॉर्ड करने के लिए। सेकेंडरी प्रिवेंटिव की बात करें
So the goal of secondary preventive is to detect and control high blood pressure of affected individuals. So एक गोल है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंटिव का, जिसमें क्या करते हैं हम अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, उसको हम फॉलो करते हैं. ईयरली केसेस डिटेक्शन. सो बेसिकली क्या है इसके अंदर, पहला आता है हमारा, फर्स्ट है ईयरली केसेस डिटेक्शन. चेक आउट योर बीपी रेगुलरली. द ओनली इफेक्टिव मेथड डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन इज स्क्रीन द पॉपुलेशन. सो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी प्रिवेंटिव के अंदर आप अपनी बीपी को कंटिन्यू चेक कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रिवेंटिव आपका आता है, तो आप उसके थ्रू भी अपनी जो है बीपी को एक मेंटेन कंट्रोल कर सकते हो. लेकिन जो आपका प्राइमरी प्रिवेंटिव है मोस्ट यूजफुल, ठीक है. सो इसको आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप क्या है कि हाइपरटेंशन से प्रोटेक्टिव हो सकते हैं. स्ट्रेस कम से कम लें, ठीक है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी इससे अवेयर करा सकते हैं कि हाइपरटेंशन को हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ठीक है. सो फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो फ्रेंड्स. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.